हेलो। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? देखिए, आप लोग के लिए मैंने आज ला लिया है बहुत महा मैराथन क्लास, जिसमें आपको ये पूरा कंप्लीट देखने को मिलेगा। पूरा कंप्लीट सिलेबस, फुल सिलेबस आपको मिलेगा देखने को। मैं भी आप लोगों को दिखा दूं कितना बड़ा पीडीएफ है। ये देखिए, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। बहुत सारा पीडीएफ है। ये देखिए, पेज 2। ये देखिए कितना बहुत ज्यादा। कोई एक भी क्वेश्चन आज से बाहर नहीं जाएगा इस पीडीएफ से। तो आप लोग पूरा लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। हम आप लोग को दिखाएंगे पूरा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए, बिना बकवास के क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। देखिए यहाँ पे जूम कर लेते हैं। विजुअल होगा शायद से इसमें। विजुअल है क्या? चलिए बढ़िया। स्टार्ट करते हैं तो क्लास आज की। देखिए यहाँ से गंड। देखिए खंड ब है, लघु त्रिय प्रश्न 2 अंक के लिए यहाँ पे। चलिए, तो शुरू करते हैं यहाँ से क्लास। हाईलाइटर से काम चल जाएगा। हम्म। सही है। बिल्कुल सही है। तो आप लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन अपना क्या है। पहला क्वेश्चन अपना ये है कि एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हम्म। चलिए, सही है, सही है। पहला क्वेश्चन है अपना, ये बालक कृष्ण भोजन के साथ समय क्या क्या करते थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बालक कृष्ण थे, वो खाने के समय क्या क्या करते थे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आंसर उसका बहुत शॉर्ट में, बहुत इजी अवे में हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर। ये देखिए, कुछ मुंह में खाते थे और कुछ धरती पर गिरा देते थे। अपने भी खाते हैं और बाबा नंद को भी खिलाते हैं। अपनी पसंद की चीज लेते हैं और फेंक भी देते हैं। यहाँ पे होगा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, तो कोई बात नहीं। आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। सही है। चलिए, तो ये आपका 2 नंबर कंफर्म है। ये क्वेश्चन पक्का आएगा आपका। 2 नंबर यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। तो आप लोग टेंशन, बिल्कुल टेंशन ना करें। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। गाय किस ओर दौड़ पड़ी। ये क्वेश्चन आप लोग, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। देखिएगा, ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। गाय किस ओर दौड़ पड़ी। तो उत्तर यहाँ पे, गाय बछड़ी की ओर दौड़ पड़ी। चलिए, क्वेश्चन देखिए, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है आपका। ये 2 नंबर देके जाएगा आपका। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपका 2 नंबर कंफर्म हो चुका है यहाँ पे। और फिर चलिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन अब यहाँ पे क्या है। सूरदास कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा गढ़ते हैं। क्या क्या उपमा गढ़ते हैं, ये आप लोग को भी ये पता है। आप लोग चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे। तो सूरदास ने भगवान कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या किए थे। तो चलिए हम फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को अच्छा से। तो सूरदास, देखिए यहाँ पे सूरदास जो है कृष्ण को जगाने के लिए कमल का खिलना और कौमुदी का सिकुड़ना, फूलों फूलों पर भंवरों का मंडराना, मुर्गों का बाग देना, पक्षियों का कलक, गाय का रंभाना, चांद। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है। आ, चांद का माली होना, सूर्य का निकलना जैसे उपमा ढूंढते हैं। देखिए कितना अच्छा प्यारा ये आंसर लिखा गया है। आप लोग अगर ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे सूरदास किस्म को जगाने के लिए कमल का खिलना, कौमुदी का सिकुड़ना, फूलों पर भंवरों का मंडराना, मुर्गों पर बाग देना, पक्षियों का कलक, गायों का रंभाना, चांद का मलिन होना, सूर्य का निकलना जैसे उपमा ढूंढते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग, बहुत उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन पूरा एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए, तो फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है 4 नंबर। कबहुँ अम्ब अवसर पाई। यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए है। अब आप लोग ये क्वेश्चन देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप, मेरे को लगता है इस क्वेश्चन को आपको करने में मतलब थोड़ा भी नहीं लगेगा। ये अर्थ पूछ रहे हैं ना, इसका इसका अर्थ आपको पता ही होगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे हम आपको बताते हैं इसका आंसर क्या होता है। ये क्वेश्चन है, 1 मिनट, हाईलाइटर ले लें हम। तो क्वेश्चन ये है,
कुंभक अब अवसर पाई में अम्ब संबोध सीता के लिए है। देखिए, कुंभक अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन सीता के लिए है। चलिए, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। हम्म, एक मिनट, एक मिनट, एक कॉल आ रहा है। हेलो, हेलो। ए भाई, क्लास करा रहे हैं, बाद में कॉल करते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि यहाँ पे तुलसी सीधे तुलसी सीधे राम से ना कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते थे। अब आप बताइए। आप जो है, अब जो तुलसी जो दास थे वो सीधे राम से ना कहकर सीता से क्यों कहना चाहते थे। तो चलिए हम आंसर देखते हैं इसका। तो आंसर आपका ये है कि माँ सीता सीता प्रभु श्री राम की आह्लादिक का शक्ति थी। आपको भी पता है, माँ सीता जो है वो प्रभु श्री राम का, यहाँ पे देखिए तुलसी माँ सीता, ठीक है वो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। थोड़ा और जूम कर ले ताकि आपको क्लियर दिख सके। हम्म, अब शायद से स्क्रीन एकदम विजिबल होगा। हम्म, अब विजिबल होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। एक मिनट। हाँ, चल रहा है, चल रहा है, चलिए, चलिए। हम्म, माँ सीता जो थे प्रभु श्री राम की कहलाद का शक्ति थी। वे उसकी बात नहीं काट सकते थे। धर्म पत्नी की बात पत्नी कैसे ना मानेगा। इस प्रकार अधिक ध्यान देने की दृष्टि से कवि ने सीता के माध्यम से कहलाने पाने का प्रयास किया। अब आपको भी पता है, आजकल के जमाने में अगर कोई पति पत्नी की बात ना माने तब तो हो गया। इसलिए तो चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है, तुलसी को किस वस्तु की भूख थी। अब ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। भगवान तुलसी जो तुलसीदास है, तुलसीदास को क्या चीज की भूख थी। तो चलिए हम आंसर जानते हैं। तुलसी को श्री राम की भक्ति की भूख थी। अब देखिए कितना अच्छा लाइन कहे हैं तुलसीदास। तुलसी को श्री राम की भक्ति की भूख थी, वो भक्ति सुधा का पान करना चाहते थे। चलिए, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तुलसी ने अब अम्ब का प्रयोग किसके लिए किया है? अम्ब। चलिए, तुलसी ने अम्ब का प्रयोग किसने किया है? तुलसी ने अम्ब का प्रयोग सीता के लिए किया है। ये क्वेश्चन हो गया है ना? हो गया था। एक मिनट, एक मिनट। ओके, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दोबारा ये आने का बहुत चांस हो सकता है। तुलसी सीता से क्या सहायता मांगते हैं? ये देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। तुलसी सीता से क्या सहायता मांगते हैं? तो तुलसी ने अपने दर्द भरे जीवन की याद श्री राम को दिला देने के लिए सीता से सहायता मांगी। चलिए, तो तुलसी बहु दास जो है वो क्या मांगते हैं? तुलसीदास ने अपने दर्द भरे जीवन की याद श्री राम को दिलाने देने के लिए सीता से सहायता मांगी। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, तुलसी ने अपने किन किन गुणों का बखाना बखान किया है। तो यहाँ पे देखिए, तुलसी ने अपने किन किन गुणों का बखान किया है। तो तुलसी स्वयं को अत्यंत दीनहीन कहा है। तुलसी जो है स्वयं को क्या कहें? हीन, दीन, और वह भूखा है, कमजोर है, वस्त्रहीन है, पापी है, दुर्लभ है, मलिन है, प्रभु का नाम देकर भेंट भरता है, भिखारी है, पेटू है, नीच चरित्र परंतु मन ऊंचा है। देखिए कितना अच्छा उसने अपने दुर्गुणों का बखान किया है। चलिए, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कवि ने भक्ति को कितना महत्व दिया है? कवि ने भक्ति को कितना महत्व दिया है? तो यहाँ पे देखिए, कवि कवि ने भक्ति को सभी धर्म से ऊपर बताया है। योग, यज्ञ, व्रत, दान, भजन आदि अनुष्ठान भक्ति के सामने
तुच्छ है। भक्ति विमुख जो धर्म है उसे कबीर ने अधर्म माना है। समझे? जो फिर से क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। कबीर ने भक्ति को सभी धर्म से ऊपर बताया है। योग यज्ञ व्रत दान भजन आदि अनुष्ठान भक्ति के सामने तुच्छ है। भक्ति विमुख जो धर्म है उसे कबीर ने अधर्म माना है। समझे? चलिए ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाभादास किसके समकालीन थे और उसके शिष्य थे? उसके कौन शिष्य थे? चलिए यहाँ पे तो नाभादास राम भक्ति शाखा के कर्णधार गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। नाभादास भक्ति परंपरा के संत थे। अंत उनके दीक्षा गुरु राम भक्ति अग्रास हुए। अग्रादास रामनंद शिष्य परंपरा के कवि थे। इस प्रकार नाभादास अग्रदास के शिष्य थे। ये कृष्णदास पयहारी के प्रशिष्य थे। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नाभादास के छप्पन में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है? कबीर हिंदू और मुस्लिम सबों को एक ही मानते थे। वे जाति भेद नहीं करना चाहते थे। भक्ति विमुख धर्म बेकार होता है। पूजा पाठ यज्ञ आदि कर्म खंड भजन के सामने तुच्छ है। देखिए कितना अच्छा वर्णन किया है उसने। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूषण ने शिवाजी को की तुलना किन किन से की है? जो भूषण जी है वो शिवाजी की तुलना किन किन से किए हैं? चलिए हम जानते हैं। तो यहाँ पे आंसर आप लोग देख सकते हैं क्या है। भूषण ने शिवाजी की तुलना इंद्र इंद्र देखिए वारी वागिन राम पवन शिव परशुराम दवागिन सीता शेर सुर और कृष्ण से की है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें आपका। छात्रशाला की तलवार कैसी थी? छात्रवाला जो था उसका तलवार कैसी थी? तो छात्रशाला की तलवार विष भरी नागिन सी थी। वो दुश्मनों को खदेड़ खदेड़ कर काटती थी। वो तो प्रलय काल के सूर्य के सामने काफी चमकदार थी, जो दुश्मनों के हथियार के अहंकार पूरे झुंड को समाप्त देती थी, समाप्ति करती थी। यहाँ पे आप लोग बना सकते हैं या समाप्त देती थी। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की तुलना मृगराज से क्यों की गई है? जो शिवाजी की तुलना है वो मृगराज से क्यों की गई है? जिस प्रकार मृगराज बड़े हथियारों हाथियों एक मिनट हाथी हाथी है यहाँ पे। जिस प्रकार मेघराज बड़े हाथियों के झुंड पर टूट पड़ता है, उसके मस्तक को फाड़ कर उसका खून पी जाता है, उसी प्रकार शिवजी भी मुगलों को मार देते थे। शिवजी शिवाजी है भाई। ओ शिवाजी शिवजी। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन आ चुका है। देखिए चातकी किसके लिए तरसती है? जो चातकी है किसके लिए तरसती है? आंसर आप लोग देखिए। चातकी जलकण को तरसती है। जातकी जातकी और चातकी। जातकी स्वाति नक्षत्र की बूंदे के लिए तरसती है। यहाँ यातकी पुरुष मन की प्रतीक है, जो कर्म की ज्वाला में जलता रहता है। और प्रेम शांति आदि के छोटे से कण के लिए भी व्याकुल रहता है। चलिए अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 57 क्वेश्चन अपना यहाँ पे आ चुका है। एक मिनट। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे 57 में। हाँ ये देखिए आपका, मैं हृदय की बात रे मन ये कौन कहता है और किससे कहता है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। मैं हृदय की बात रे मन ये कौन कहता है और किससे कहता है? तो चलिए इसके आंसर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैं हृदय की बात रे मन जय शंकर प्रसाद रचित कामयानी नामक महाकाव्य की नायिका श्रद्धा अपने मन से कहती है। यहाँ मन को
मनु भी माना जा सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, कवित्री का खिलौना क्या है? कवित्री जो है उसका खिलौना क्या है? तो कवित्री का खिलौना उसका पुत्र है। नन्हे पुत्रों के साथ कवित्री खिलौनों की तरह खेलती थी, परंतु असमय पर उनसे छिन गया। चलिए ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 18 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 19 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया है, क्या कहता है 29 नंबर क्वेश्चन, पुत्र को छौना करने में क्या भाव छिपा है? देखिए छौना, छौना जो होता है हिरण के बच्चे को कहा जाता है, जो छौना है उसको हिरण के बच्चे को कहा जाता है। वो बड़ा सुंदर और चंचल होते हैं। कवित्री को पुत्र भी बड़ा सुंदर और चंचल लगता था, अंततः उसने पुत्र के लिए छौने शब्द का प्रयोग किया। देखिए कितना अच्छा वर्णन किया गया है यहाँ पे आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, सुभद्रा जी के पति के व्यक्तित्व के बारे में बताइए। जो सुभद्रा जी है उनकी पति के व्यक्तित्व के बारे में हम लोग को बताना है। अब बताइए दूसरे के पति के हम लोग यहाँ पे व्यक्तित्व बताना है। चलिए सन 1919 ईस्वी में सुभद्रा जी का विवाह खंडवा मध्य प्रदेश निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के हुआ के साथ हुआ। बस यहाँ पे के नहीं रहेगा, मिसप्रिंट हो चुका है। सुभद्रा जी के साथ ठाकुर साहब भी बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने कुली प्रथा और गुलामी का नशा नामक नाटक लिखा। उसने अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। वे प्रसिद्ध पत्रकार और कांग्रेस नेता भी थे। वे परिवार और देश के अलग नहीं, एक ही मानते थे। चलिए ये क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आपको एक ध्यान देने की बात है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत सारा बहुत अच्छा वीवीआई दिखाया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे उठा सकते हैं, सुभद्रा जी का विवाह कब हुआ था? तो 1919 में विवाह उनका हुआ था। सुभद्रा जी कहाँ के निवासी थे? तो मध्य प्रदेश निवासी थे। ये आप लोग ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उठा सकता है। उसके बाद यहाँ पे एक और था, यहाँ पे गुलामी का नाश नामक नाटक लिखा। सुभद्रा जी ने कौन सा नाटक लिखा था या उनका लेख बताइए? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उसका सुभद्रा जी ने क्या लिखा था, यहाँ पे गुलामी का नाश नामक नाटक लिखा था। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, माँ के लिए अपना मन समझना कब कठिन हो जाता है और क्यों? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा वीवीआई माननी चाहिए आप लोग। ये क्वेश्चन, एक मिनट कहाँ गया मेरा? हाँ ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत सारा वीवीआई है, वीवी वीवीआई है। इस क्वेश्चन का आप लोग बहुत एकदम पढ़ के ही जाइएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, माँ के लिए अपने पुत्र को कब समझना कठिन हो जाता है? तो पुत्र के मर जाने पर माँ के लिए अपना मन समझाना बहुत कठिन हो जाता है। समझाना, कब समझाना, यहाँ पे था समझना हम बोल दिए थे, कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। देखिए पुत्र के मर जाने पर माँ के लिए अपने मन समझाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि पुत्र तो माँ के लिए जीवन का आधार होता है। ये तो बात आप लोग समझते हैं ना। वो पुत्र को हमेशा साथ रखती है, उसे वह किसी भूल सकती है? कैसे भूल सकती है? कैसे बताइए? कभी नहीं, कोई भी माँ अपने पुत्र को कैसे भूल सकती है? आप लोग खुद सोचिए, नहीं भूल सकती ना। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, लाल केंसर और लाल खड़िया किसके लिए प्रयुक्त हुआ? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन ये आ सकता है, आप लोग इसको ध्यान से कर लीजिएगा। देखिए सूर्योदय कालीन आकाश के लिए लाल केंसर और लाल खड़िया का प्रयोग किया गया है। देखिए जब सूर्यकालीन आकाश के लिए लाल केंसर और लाल खड़िया का प्रयोग किया गया है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसको आप लोग ध्यान से करके जाइएगा, वीवीआई क्वेश्चन ये भी है। देखिए ये दोनों वीवीआई क्वेश्चन है, ये और ये दोनों क्वेश्चन को करके आप लोग जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एक मिनट। हाँ, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उषा का जादू कब टूट जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, हम लोग भी जब थे तब हम लोग क्लास में भी ये आया था। उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूट जाता है। उषा का जादू कब टूट जाता है? तो उषा का जादू जब सूर्योदय होता है तब
इसका हो जाता है, टूट जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उषा का जादू कैसा है? उषा का जादू जो है वो कैसा है? कितना बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग सामने आ चुका है। उषा का जादू कैसा है? तो देखिए यहाँ पे उषा का जादू, राख से लिपे गीले चौके, काले सिल पर लाल केसर मलने तथा लाल खड़िया जिसे स्लेट जैसी होता है। बहती नदी के निर्मल जल में नहाती गोरी नायिका की झिलमिलाती देह के जैसे भीगे। समझे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है? प्रातः काल का नभ नभ कैसा था? प्रातः काल का जो नभ था वो कैसा था? तो प्रातः काल का जो नभ था वो कैसा था? तो आंसर इसका क्या है? प्रातः काल का नभ नीले शंख की तरह था। वो राख से लिपे हुए चौके के सामने थोड़ा आर्द्र और श्यामला भी था। श्यामला यहाँ पर श्यामला भी था। वो काले सील पर लाल केसर एवं काले स्लेट पर लाल खड़िया की तरह था। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहे हैं? राख से लिपे हुए चौका के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? जो राख से लिपा हुआ चौका है उसके द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? तो कवि राख के लिपे हुए चौका के माध्यम से उषा काल के परिवेश का चित्रण किया है। उषा काल का जो परिवेश है उसका चित्रण किया हुआ है। जिस प्रकार राख से लिपा हुआ चौका पवित्र, गीला और मटमैला होता है, उसी प्रकार उषा काल में कुहासा, नमी और पवित्रता होता है। जैसे उषा काल इसमें क्या बताया गया है ना, वहाँ पे उषा काल मतलब कुहासा, नमी और पवित्रता होता है, जो उषा काल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नदियों का वेदना का क्या कारण है? नदियों का जो वेदना है उसका क्या कारण है? नदियों की वेदना का कारण उसके प्रभाव में अवरोध है। नदियों का प्रभाव स्वाभाविक जीवन धारा का प्रतीक है, जिसमें निर्मलता और स्वाभाविकता पूंजीवादी व्यवस्था के कारण उसमें अवरोध पैदा हो रहा है। आम नागरिक आक्रांत हो रहे हैं, यही तो नदी की वेदना है। चलिए ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 28वें नंबर क्वेश्चन पे। 28वें नंबर क्वेश्चन क्या करता है? चलिए, कहाँ की धूप एक जैसी होती है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कहाँ की धूप एक जैसी होती है? जीके जीएस का भी क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो एक बार आप लोग ध्यान से ये पढ़ लीजिएगा। एशिया, यूरोप, अमेरिका की गलियों की धूप एक जैसी होती है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एशिया, यूरोप, अमेरिका की गलियों की धूप एक जैसी होती है, अर्थात संपूर्ण विश्व की धूप एक जैसी होती है। देखिए आप क्वेश्चन बहुत अच्छा से ये क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव में उठा सकते हैं। कहाँ की धूप एक जैसी होती है? तो आप लोग कुछ नहीं करना है, एकदम आराम से, एकदम इतना अच्छा क्वेश्चन है। आप आपको बताना है बस। जो एशिया होता है, यूरोप होता है, अमेरिका की गलियों की धूप जो होती है एक जैसी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ज्वाला कहाँ से उठती है? ये भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है, वीवीआई क्वेश्चन है ये दोनों। आप ये दोनों क्वेश्चन को करके जाइएगा। ज्वाला कहाँ से उठती है? तो देखिए, शोषितों पीड़ितों के आक्रोश, जोश, आत्मबल, उत्साह आदि से ज्वाला उठती है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है? देखिए अब तात्पर्य जो है ये बहुत अच्छे तात्पर्य है, क्योंकि जब आदमी होता है वो प्यार में कुछ अलग ही होता है और क्रोध में कुछ अलग ही झलकता है। तो चलिए कोई ना, हम इस क्वेश्चन को आंसर देखते हैं। यहाँ पे ये शोषित वर्ग पहले शांतिपूर्ण आधार प्रेम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, उसमें विफल होने पर क्रोध अक्रोध के माध्यम से संघर्ष करते हैं। जरा सी बात है, सही बात है, क्योंकि जब कोई बात आदमी प्यार से नहीं मानता है तो उसको फिर लात के देवता बात नहीं माने तो लात दिखाना ही पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है? देखिए जो अपना बड़ी जो मुट्ठी है जो उसको बंद कर लेते हैं तो उसका क्या लक्ष्य होता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर जानते हैं। दुनिया के सभी देशों के शोषित नागरिकों की दशा एक है।
जितना भी जो देश की जितना भी नागरिक है उन सबका 10 इसमें एक बताया गया है। चलिए उसके आगे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उनके दुख, संताप, संत्रास एक जैसे ही है और उसके विरुद्ध क्रांति का स्वर भी एक ही जैसा है। जब सब एक साथ शोषण के विरुद्ध आंदोलन करेगा तब दुनिया से दुख का अंत होगा। मतलब इसका मतलब ये है जो सभी देश के जो सभी देशवासी है उनको एक जैसा रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। और जो भी जब एक साथ शोषण के विरुद्ध आंदोलन करेगी तब दुनिया से दुख का अंत होगा। सही जरा सी बात है, जब सब सारे आदमी साथ रहेंगे तो फिर दुनिया का दुख तो अंत होना ही है। चलिए अगला क्वेश्चन कितना प्यारा है। जनजन का चेहरा एक जनजन का चेहरा एक से कवि का क्या तत्परता है। तो चलिए जनजन का जो चेहरा है उससे कवि का क्या तात्पर्य है देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने विश्व के तमाम देशों के आम नागरिकों का एक जैसा बताने का प्रयास किया है और देश के आम नागरिक समान रूप से शोषण का शिकार बने हुए हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। आप लोग 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके होंगे। इस पीडीएफ से एक भी बाहर नहीं आएगा, आप लोग पूरा लास्ट तक बने रहिए। चलिए इसके क्या है, दानु दुरात्मा से क्या अभिप्राय है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दानो दुरात्मा से क्या अभिप्राय है, तो देश समाज के शोषकों को दानो आत्म दुरात्मा, एक मिनट इसको आगे इधर से चलिए यहाँ पहुंच गया। दानो दुरात्मा कहा गया है। दुनिया का चाहे जो भी देश समाज हो, शोषक और शोषित एक ही जैसे होते हैं। शोषक दुरात्मा दानव जैसे होते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं यहाँ पे कितना बड़ा क्वेश्चन है। हरिचरण को हरचरना क्यों कहा गया है। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, हरिचरण को हरचरना क्यों कहा गया है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। एक मिनट हाँ, कवि ने गांव के गरीब अशिक्षित उपेक्षित व्यक्ति का चित्र उभारने के लिए हरिचरण के बदले हरचरना शब्द का प्रयोग किया है। हरिचरण तो सभ्य संस्कृति स्थिति परिस्थिति वाले व्यक्ति थे, व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हरचरना के माध्यम से कवि ने दिनहीन ग्रामीण व्यक्ति का बोध कराया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अधिनायक का अर्थ क्या है। ये अधिनायक पाठ आप लोग पढ़े होंगे, इसका अर्थ क्या होता है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अधिनायक का अर्थ होता है राजसी ठाट वाट पूरे रोबदाब के साथ रहने वाले सत्ताधारी लोग, वे शोषक प्रवृत्ति के होते हैं। अंग्रेज आदि अधिनायक थे तो आज के नेता मंत्री भी अधिनायक ही हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी क्वेश्चन भी है, ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पर्व पर किसका गुणगान किया जाता है। तो राष्ट्रीय पर्व पर देश के भाग्य विधाता का गुणगान किया जाता है। प्रजातंत्र में देश का भाग्य विधाता आम नागरिक होते हैं, परंतु ठीक उसके विपरीत आज के नेता मंत्री देश का भाग्य विधाता बने हुए हैं। राष्ट्र पर्व में उसी का गुणगान हो जाता है। सही बात है। आजकल की दुनिया और आजकल की राजनीति कोई नहीं समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है। हरचरना कौन है और उसकी क्या पहचान है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। जो हरचरना भारत के आम आदमी का प्रतिनिधि है। वो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला गरीब लड़का है। जो हरचरना है वो सरकारी स्कूल, बताइए मिडिल स्कूल में पढ़ने वाला लड़का है जो औपचारिकता वश राष्ट्रगान गाता है। वो फटा सुताना पहने रहता है। वो फटा मतलब फटा सूता जो कपड़ा होता है उसको पहना रहता है। वो स्वतंत्र देश में भी परतंत्र जीवन जीता है। बताइए कितना दुख की बात है, लेकिन कोई बात नहीं। आजकल की दुनिया और आजकल के लोग कोई साथ नहीं देने वाला है, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, लाइफ में बहुत कुछ करिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, हार जीत में मशक वाले की क्या भूमिका है। मशक
चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हार जिस शीर्षक कविता में मशक वाला फिर हार गया है, गाजे वाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है। वो बड़ा अनुभवी है परंतु सच बोलने की जिम्मेदारी से मुक्त है, लोग उस पर ध्यान नहीं देता है। सही बात है, जब कोई आदमी सच बोलना छोड़ दे तो उसको लोग क्यों ही बोल सके, क्यों ही ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है, सड़कों जो है उसको क्यों सींचा किया जा रहा था। चलिए, विजय पर्व पूरे जोर शोर से मनाने की तैयारी चल रही थी। इसी तैयारी के क्रम में सड़क को सींचा जा रहा है। सींचा मतलब उसको क्यों भिगोया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नागरिक क्यों व्यस्त हैं, जो नागरिक थे वहां पे का क्यों व्यस्त थे। तो विजय पर्व मनाने की तैयारी में नागरिक व्यस्त थे। कोई सड़क सींच रहा है था तो कोई प्रकाश सजा रहा था। प्रकाश सजाना मतलब बॉल बत्ती लगाना। और विजय पर्व वहां पे मनाने के लिए जब है तो तैयारी में तो सारे लोग व्यस्त होंगे ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं। तो विजय का जश्न मनाने के लिए नागरिक उत्सव मना रहे हैं। ये नागरिक वास्तविकता से बिल्कुल अनजान है, इन्हें जो कहा गया है वही ये सच मानते हैं। बताइए कितना बड़ा बात यहाँ पे। वास्तविकता से बिल्कुल अनजान है, मतलब कोई गलत इंफॉर्मेशन पे भी ये लोग विजय जश्न मना रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है। तो चलिए, पूंजीवादी संस्कृति के विकास के कारण गांव समाज में वैज्ञानिक विकास हुआ। एक नई संस्कृति पनपी, जिसमें 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 यहाँ पे डबल चुका है, एक बार आप लोग हटा दीजिएगा। जिसमें बिजली बत्ती तो आई गई परंतु पुराने संस्कृति के चकाचौंध, पुराने संस्कृति का प्रेम अपनाना, सहजता, सरलता इत्यादि के नष्ट होने का कभी चिंतित होते हैं। बात तो सही है, आजकल के मॉडर्न जमाना में सारे पुराने चीज चले गए हैं और आज के नए चीज तो बहुत है, लेकिन वो पहले जैसे प्यार दुलार कुछ नहीं रहा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ज्ञानेंद्र पति ने अपने गांव को किसकी जन्मभूमि बताई है। यहाँ पर देखिए, ज्ञानेंद्र पति ने अपने गांव को लोक गीतों और संस्कृति की जन्मभूमि माना है। होली, चैत, बिरहा, हल्ला आदि लोक गीतों की जन्मभूमि गांव ही है। इसके साथ ही प्राचीन भारतीय संस्कृति भी गांव में ही जन्म ली है। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपका जो है वो क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठ सकता है। यहाँ पर ज्ञानेंद्र पति ने अपने गांव की किस किस से जन्मभूमि बताई है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएगा। लोकगीत और संस्कृत का जन्मभूमि बताइए। या यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी पर्व होती है, त्रिशूली, चैत, बिहारी के सब आप लोग एक बार अच्छा से देख लेंगे। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में बिटिया से क्या सवाल किया गया। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में बिटिया से क्या सवाल किया गया, ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। लोहा कहाँ कहाँ मिलता है। वाह, ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन हो चुका है। अच्छा उत्तर है, लोहा कहाँ कहाँ मिलता है। ये क्वेश्चन उसको थ्रो किया गया था प्यारे नन्हे बेटे के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजता है, यहाँ बेमन का क्या अर्थ है। चलिए यहाँ पे अर्थ स्पष्ट करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बेमन का अर्थ है बिना इच्छा के, अर्थात नागरिक सिर्फ दिखाने के लिए अपने नेता मंत्री का स्वागत तो करते हैं परंतु उनके मन को के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं रहता है। बताइए यहाँ पे जो होता है बेमन, आप लोग भी समझते हैं ना, आप भी तो बेमन से भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो बेमन से पढ़ाई भी आप, ये भैया ये क्वेश्चन है देख लीजिएगा एक बार आप लोग, फिर ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए कल। तो जो है यहाँ पे बेमन वही होता है जो मन से कोई काम ना किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोहा क्या है। हाँ बहुत सारे बच्चे ये कहते होंगे लोहा वही है जो बर्तन स्टील ये सब है। तो यहाँ पे देखिए एक बार देख लेते हैं आंसर क्या है यहाँ पे। लोहा मेहनत कश मजदूर का प्रतीक है। इसे दबी सताती औरत का भी प्रतीक माना गया है। यह जीवन का अत्यंत आवश्यक
सुख साधन होता है, इसके बिना हमारा जीवन पंगु बन जाएगा। चलिए, ये भी क्वेश्चन हो चुका है आपका। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, झुनझुन का चेहरा एक कविता में किन किन नदियों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपका बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये तो आपका 100% आने का चांस है, 100%, 100% ये क्वेश्चन आने का चांस है। चलिए, गंगा, ये क्वेश्चन का आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान से। यहाँ पे देखिए, गंगा, इरावती, मीनाम, नील, अमेजन, अब मिसौरी, यही जो है ये 5 नदी है, इसका उल्लेखन किया गया है। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। चलिए, 2 क्वेश्चन और देखें, उसके बाद फिर इस वीडियो के यहीं पे एंड करेंगे, फिर अगला पार्ट इसका बनाएंगे। कल आपको अभी 1 घंटे में इसका अगला पार्ट मिल जाएगा। चलिए, हिंदी का सर्वोत्तम महाकाव्य कौन है। हिंदी का सर्वोत्तम महाकाव्य रामचरितमानस है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर क्वेश्चन में पक्का ये भी क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग अच्छा से पढ़ के जाइएगा। बेटियां कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है। देखिए, यहाँ पर बेटियां जो थी वो कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है। बेटियां चिमटा, चिमटा, करकोल, सिगड़ी, समस्ती, दरवाजे की, सोमकल, कब्जे आदि के रूप में लोहा पहचान पाती है। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग का हो चुका है। यहाँ पे 50 क्वेश्चन करा दिए। अभी इसका पार्ट 2 हम लाने वाले हैं, पार्ट 2 पार्ट 3 बहुत जल्द ही आएगा। चलिए, तो मिलते हैं बाद में। फिर इतना क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे कर लीजिए। देखिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बचे हुए हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, मैं इसको करा देता हूँ, उसके बाद से फिर इस साइड का क्वेश्चन जो है वो बाद में मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। चलिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है, जय जय कराना का अर्थ क्या होता है। जय जय कराने का अर्थ क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जय जय कराना का अर्थ नेताओं का यशोगान करना है। चलिए, ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला एक बार देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी लेते हैं। गांव का घर कविता में किस शोक गीत की चर्चा है। तो इस कविता में होली, चैत, बिरहा, हल्ला, अल्लाह, अल्लाह जैसे लोकगीतों की शोक माना गया है। चलिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका हो चुका है कंप्लीट, और इसका पीडीएफ आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो चुका है। खंड जो यहाँ पे अगला खंड, गद खंड है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। अभी के लिए इतना ही। चलिए, तो अगला वीडियो के लिए आप लोग तब तक चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, और आपको एग्जाम से पहले ही आपका मिल जाएगा वीडियो। आप लोग आराम से देख के जाइए और हिंदी में साफ गर्दा मचाइए। तो चलिए, यहाँ पे ये हो चुका है आपका। हम्म, चलिए, तो ठीक है। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए, पीडीएफ के लिए आप लोग क्या करना है, पीडीएफ पीडीएफ के लिए आप लोग को डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहाँ से लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे नहीं मिले तो हम मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूंगा नीचे, आप लोग आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोग को पीडीएफ देख भेज दूंगा। चलिए, तो ठीक है, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलती मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, वीडियो को एंड करते हैं।